एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी रचना शरीर पेपर 1, जिसका ये चैप्टर है पहला, केस दंत और नख शरीर। ये हमारे रचना शरीर पेपर 1 का लास्ट चैप्टर है, लेकिन हमारा पहला चैप्टर है क्योंकि हम इसे सबसे पहले इसी को ही पढ़ने वाले हैं। और रचना शरीर पेपर 2 हमने सभी कंप्लीट कर दिए सारे चैप्टर। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वो आपको मिल जाएंगे। तो जैसे इस चैप्टर के नाम से क्लियर है, केस दंत और नख, इन तीनों चीज़ों को हम पढ़ेंगे। इनके देखो, इनके सभी पॉइंट पढ़ेंगे। इनके रोग के बारे में भी इनके हम अप्लाइड एस्पेक्टिव इनका देखेंगे। तो पहले जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो करेंगे इसमें केस यानी हेयर्स आपके बॉडी के भी हो सकते हैं, हेयर्स आपके सिर के भी हो सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर जो बात हुई है, जो आपके सिर के हेयर्स है उनकी बात हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो केस यानी इंग्लिश में हम हेयर्स बोलते हैं, और व्युत्पत्ति जो सिर पर उगते हैं उनको केस बोलते हैं। और अच्छे केस किसको माना है? हमारे आचार्य, देखो ये जो अच्छे केस है वो आचार्य चरक ने माना है। आचार्य चरक ने अच्छे केस या अच्छे हेयर्स उनको माना है जो एक एक केस अलग अलग निकले, यानी कि आपको एक एक केस अलग अलग निकले। ऐसे ना को गुच्छा हो कहीं ना हो, अलग अलग एक एक केस हो, और मृदु हो, स्निग्ध हो यानी सॉफ्ट हो, शाइनिंग हो उनमें, और जिनकी मूल दृढ़ हो। मूल दृढ़ का मतलब जिनकी जो रूट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो। ऐसा ना हो आप बालों में हाथ मार रहे हो और बाल आपके हाथ में आ गए हो। तो इनकी जो रूट है वो बहुत मजबूत होने चाहिए। और कृष्ण वर्ण यानी काले वर्ण के होने चाहिए, सफ़ेद या नीले पीले किसी और के वर्ण के नहीं होने चाहिए। काले वर्ण के बताए गए अच्छे केस अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। अब हम देखने वाले अरिष्ट। अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक, यानी कि आप किसी के केस यानी बालों को देख के भी ये बता सकते हो कि ये व्यक्ति मरने वाला है या नहीं मरने वाला है। ठीक है, मतलब उनके केस को देख के। कैसे? देखो, जैसे किसी केस और रोम, अगर केस और रोम यानी आपकी जो बाल है और जो बॉडी के हेयर्स है, अगर आप उनको खींचते हो और वो उखड़ जाते हैं और उनको उखड़ने पर कोई वेदना भी नहीं होती, तो आप बोल सकते हो कि जो ये व्यक्ति है उसके वो जो व्यक्ति वो मरने वाला है, क्योंकि आपको अरिष्टक सूचक चिन्ह मिल गया। अरिष्टक सूचक क्या मिल गया कि आपने देखा कि उसके जो बाल है वो यूं ही आपने हाथ मारे और यूं ही खड़ के आ गए और उसको कोई वेदना भी नहीं हुई। जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता है, कैंसर के पेशेंट में जो इनके बाल होते हैं ना, जो बाल होते हैं वो यूं ही कह रहा है कि उतरने लग जाते हैं, खुद ही गिरने लग जाते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हो मृत्यु सूचक को, यानी वो अरिष्ट लक्षण होते हैं। तो केस में अरिष्ट लक्षण क्या है? जब केस और रोम खींचने पर ही उखड़ जाए और कोई वेदना भी ना हो, तो ये अरिष्टक सूचक लक्षण होते हैं। फिर हम बात करते हैं केसगत रोग की, यानी कि बालों में कौन कौन से रोग होते हैं। खालित्व, दारुणिक, अरुचिका एंड पालित्व, ये 4 प्रकार के रोग बताए हैं। बहुत से प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं केसगत रोग के बारे में। तो यहाँ पर हमने 4 ही जनरली केसगत रोग के बारे में पढ़ने हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें 4 को याद रखना है: खालित्व, दारुणिक, अरुचिका एंड पालित्व। ठीक है, इनको अभी हम समझेंगे डिटेल में। पहले हम इनको याद कर लेते हैं कि 4 प्रकार के रोग आप कैसे याद करोगे। तो इनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है कदाप। कदाप आपके बाल नहीं उगेंगे अगर आपको केसगत रोग है तो। अगर आपको केसगत रोग है तो कदाप ही आपके बाल नहीं उगेंगे। तो के से हो जाएगा खालित्व, दी से हो जाएगा दारुणिक, ए से हो जाएगा अरुचिका, पी से हो जाएगा पालित। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। खालित्व का मतलब क्या होता है? देखो, खालित्व का मतलब होता है कि असमय बालों का गिरना, खाली हो जाना। यानी खालित्व मतलब खाली हो जाना। भाई खाली क्या? जहाँ पर बाल होते हैं वो बाल उड़ जाएंगे, तो टूट जाएंगे, तो अपने आप ही खाली हो जाएगा ना। यानी असमय बालों का गिरना, यानी कि समय से पहले बालों का गिरना। जैसे कि देखो, बाल कब गिरते? जब बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो बालों गिरना स्टार्ट होता है। लेकिन आजकल के जो यूथ होते हैं उन्हें 20 से 25 साल 30 साल की उम्र में जो बाल है वो गिर जाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं खालित्व। और अब इसकी मैकेनिज्म बताई गई है कि बाल कैसे गिर रहे हैं। तो बताया गया वात पित्त, मतलब वात कह रहा है पित्त के साथ मिलने पर। वात जब पित्त के साथ मिलता है तो रोमकूपों में, मतलब वात पित्त के साथ मिलकर रोमकूपों तक पहुंचता है और केशों को गिरा देता है। आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। जो हमारी बॉडी में वात पित्त का 3 दोष होते हैं, जिनमें से वात क्या करता है? पित्त के साथ मिलता है। जब वात पित्त के साथ मिलेगा और रोमकूप तक पहुंचेगा। अब ये रोमकूप क्या होते हैं? ये रोमकूप होते हैं आपकी जो रूट है, हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, उनकी रूट तक पहुंच जाता है। तो वात पित्त के साथ मिलकर रोमकूप तक पहुंचता है, और रोमकूप तक पहुंचने के बाद क्या करता है? उन केशों को गिरा देता है। फिर रक्त कह रहा है कि कफ के साथ मिलता है। उसके बाद क्या होता है? रक्त कफ के साथ मिलता है और रोम छिद्रों को बंद कर देता है। रोम छिद्र मतलब जहाँ से जो हेयर फॉलिकल्स जो ग्रो करते हैं, यानी जब वहाँ से जो रूट होती है वहाँ से और नए बाल ग्रो करते हैं, लेकिन रक्त ने कफ के साथ मिलकर उन रोम छिद्र को ही गहरा बंद कर दिया। भाई रोम छिद्र को अगर बंद कर दिया तो नए बाल नहीं उगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा खालित्व। खालित्व कैसे हुआ? पहले तो आपके बालों को गिराया, वात ने पित्त के साथ मिलकर आपके बालों को गिराया, फिर रक्त ने कफ के साथ मिलकर आपके रोम छिद्र को बंद कर दिया। तो इससे क्या हो जाएगा? खालित्व हो जाएगा, यानी कि अब दोबारा से बाल नहीं आएंगे। फिर दूसरा है दारुणिक।
दारुणिक में क्या होता है, जो आपकी हेड वाली जो स्किन होती है वो रैप्चर हो जाती है। रैप्चर क्यों हो जाती है? दो दोषों की वजह से, कफ और वात का प्रकोप की वजह से। जो केसों का स्थान है, मतलब जहां पर केस उगते हैं, यानी आपकी जो हेड वाला रीजन है, यानी हेड वाले रीजन में जो स्किन पे जो हेयर्स ग्रो करते हैं, तो उसको क्या कर देते हैं, वो रप्चर कर देते हैं। कौन? कफ और वात। कफ क्या कर देता है, उस वाले में जहां पर केस स्थान, मतलब जहां पर केस का स्थान है, अपने सिर पर क्या कर देता है, उसको कठिन कर देता है, वात रुक्ष कर देता है, और क्या हो जाती है, फिर दरार युक्त हो जाती है। ठीक है, तो नए बाल भी कह रहा है फिर ग्रो नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं अरुषिका। अरुषिका कुछ भी नहीं है, जुए, या आप बोल सकते हैं जो इन्फेक्शन हो जाता है, फंगस इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो आपके सिर में होता है, बस उसी को हम बोलते हैं अरुषिका। कृमि के कारण सिर में अनेक मुख वाली फुंसी तथा क्लेद युक्त पीड़िका को अरुषिका कहते हैं। ठीक है, जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ठीक है, ये सब जो किसके अंदर है, अरुषिका के अंदर आ जाते हैं। फिर बात करते हैं पालित्व। पालित्व का मतलब होता है पकना। किसका पकना? बालों की बात हो रही तो बाल ही पकेंगे, तो समय से पहले बालों का पकना। अब कारण क्या बताया गया है कि बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा दुखी रहना, बहुत ज्यादा श्रम करना, मेहनत करना, और शरीर उष्मा से प्रकोपित पित्त, यानी जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पित्त के होने की वजह से भी वो समय से पहले बालों को पका देता है, तो उसको बोलते हैं पालित्व। देखो आपने क्या समझ लिया कि व्युत्पत्ति देख ली, अच्छे केस के लक्षण देख लिए, अरिष्ट देख लिए, केसगत रोग देख लिए, इनकी चारों को डेफिनेशन देख ली। अब आता है कि केस की उपधातु कौन सी होती है। देखो आपने 7 धातु पढ़ी होंगी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और 7 की उपधातु पढ़ी होगी। जैसे रस की उपधातु कौन सी होती है? स्तन और आर्तव होता है, स्तन और आर्तव होता है। ऐसी मज्जा की उपधातु क्या होती है? केस। अगर आपने क्रियाशरी में चीज देखी होगी तो आपको याद होगी। तो मज्जा की उपधातु क्या होती है? केस होती है। और ये मल किसका होता है? और आप ऐसे ही आपने मल पढ़ा होगा, हर धातु की आपने उपधातु पढ़ी होगी, हर धातु का आपने मल पढ़ा होगा। जैसे रस का मल है कफ, उसी तरह अस्थि का मल क्या होता है? केस होता है। देखो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है क्रिया शरीर में, जब हम क्रिया शरीर स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में अगर करा तो आपको हम समझाएंगे, पर आप यहाँ पर देख लो। जैसे धातु है यानी कि उपधातु, जैसे रस की उपधातु क्या है? स्तन आर्तव होता है, रक्त की कंडरा सिरा होती है, मांस की वसा एंड त्वचा होती है, मेद की स्नायु होती है, और अस्थि की दंत होती है, और मज्जा की क्या होती है? केस होती है। तो यही तो बताया कि जो मज्जा धातु है उसकी उपधातु केस होती है, जो मज्जा उपधातु है उसकी उपधातु क्या होती है? सॉरी, मज्जा जो धातु है उसकी उपधातु केस होती है। और फिर मल भी देख लो, जैसे रस का मल कफ होता है, रक्त का पित्त होता है, मांस का खमल होता है, मेद का स्वेद होता है, अस्थि का केस होता है। तो अस्थि धातु का कौन सा मल होता है? आप याद रखना, जो अस्थि धातु कौन सा मल होता है? केस। यानी केस किसकी उपधातु है? मज्जा की। और केस किसका मल है? अस्थि का। फिर आता है गर्भ उत्पादक भाव। गर्भ उत्पादक भाव मतलब जिस गर्भ में उत्पन्न होने वाले भाव, यानी गर्भ में उत्पन्न होने वाले भाव को बोलते हैं गर्भ उत्पादक भाव। जो केस कौन सा होगा? यानी पितरज भाव, यानी जो केस मिले होंगे बच्चे को वो अपने पिता से मिले होंगे। देखो चाहे केस हो, चाहे दंत हो, चाहे नख हो, तीनों ही कह रहे कैसे भाव होते हैं? पितरज भाव होते हैं। दीने याद रखना, तीनों ही कैसे होते हैं? पितरज भाव होते हैं। यानी पिता से मिलने वाले जो भाव है उसको हम पितरज भाव बोलते हैं। और पिता से जनरली हार्ड चीज मिलती है, और वैसे आप याद कर सकते हो जो पिता होते हैं वो हार्ड होते हैं, ठीक है, और माता होती है जो सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो माता से मिलने वाले भाव को मातृज भाव, और पिता से मिलने वाले भाव को पितरज भाव। तो फिर हम बात करते हैं महाभूत की, कि केस में कौन सा महाभूत होते हैं। देखो हमने जनरली जो महाभूत पढ़े थे वो धातुओं के पढ़े थे, ठीक है, कि देखो धातु को कैसे, जैसे रस में जल होता है, ठीक है, और रक्त में जल और अग्नि होती है। देखो रस में जल होता है, रक्त में जल प्लस अग्नि होती है, तो मांस में पृथ्वी होती है। तो इस तरह से हमने पढ़े थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि केस में कौन सा महाभूत होगा, ठीक है। तो हम इनको कैसे याद कर सकते हैं, मतलब कैसे हमने इनका महाभूत निकाला। फिर देखो जो जनरली हमने महाभूत है वो केस में जल बताया। जल क्यों बताया? मज्जा धातु की उपधातु क्या है? देखो मज्जा धातु है, उसकी उपधातु क्या? केस है। यानी कि जो मज्जा का महाभूत होगा वही केस का महाभूत होगा। और मज्जा का महाभूत क्या होता है? जल होता है। तो केस का महाभूत भी क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो देखो ये जो पॉइंट है धातु मल गर्भ उत्पादक महाभूत, ये आपके पास बोनस पॉइंट है, क्योंकि जनरली सभी बच्चों को याद होती है। अगर आप इन 2-3 टेबलों को याद कर लेते हो, कौन सी धातु की कौन सी उपधातु है, कौन से धातु का कौन सा मल है, ठीक है, और गर्भ उत्पादक भाव यानी कि मातृ भाव पितृ भाव को याद कर लेते हो, तो आपको जनरली 3-4 पॉइंट तो आप वैसे ही लिख दोगे केस के बारे में, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केस का तो रोग है इसमें, और अरिष्ट लक्षण है, और अच्छे केस। तो इस तरह से आप कह रहे हैं केस का पूरा एक पेज में आराम से
फ्लो चार्ट के थ्रू लिख दोगे, जिससे आपके बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं दंत के बारे में। देखो, अब दंत की उपधातु, गर्भोत्पादक भाव, महाभूत, इनको हम बाद में समझेंगे, क्योंकि ये आपको पता है। वैसे भी हमें जो मेन समझना है वो है ये पहला पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट जो हमने नीचे बनाए हैं। पहला जिनमें हम देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद ने दांत को अस्थि माना है, तो याद रखना दंत यानी दंत को आयुर्वेद ने क्या माना है? अस्थि माना है। जब हम अस्थि वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे भी। आयुर्वेद ने, देखो, आयुर्वेद ने दंत को अस्थि माना है। कौन सी अस्थि माना है? रोचक अस्थि माना है। रोचक अस्थि क्यों मानना है? जो दांत है वो खाने में रुचि आते हैं भाई। जब अगर दांत ही नहीं होंगे तो खाने में रुचि क्या आएगी? तो दांतों की वजह से तो खाने में रुचि आती है, तो दांतों को रोचक अस्थि माना है। तो दस नान्यस्तु रुचिकानी, यानी दस यानी दांतों को क्या माना है? रोचक अस्थि माना है। फिर जो दांत का जो विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? कश्यप संहिता में और अष्टांग संग्रह में। वहाँ दंत का विस्तृत वर्णन कश्यप संहिता और अष्टांग संग्रह में मिलता है। फिर बात करते हैं हम दंत उत्पत्ति काल की। दंत उत्पत्ति काल की, इसे अभी आप थोड़ा इग्नोर करो। देखो, दंत उत्पत्ति काल बताई यही है। देखो क्या बताया है कि 8 महीने के बाद, यानी जो दांत आते हैं वो 8 महीने के बाद आएंगे। देखो, जब छोटा कोई बच्चा होता है उसमें जो दांत आते हैं, अगर 8 महीने के बाद आएंगे तो उनकी उम्र ज़्यादा मानी जाती है, उसको कोई वेदना नहीं होती जब नए दांत निकलते हैं। और धातु उनकी बलवान होंगी। धातु मतलब जो इनके जो दांत है वो भी बलवान ही निकलेंगे, मतलब मजबूत होंगे। ठीक है, यानी कि हमारे आचार्य ने क्या कहा है, एक पैरामीटर दिया गया है कि जिन बच्चे को भी जो दांत है वो 8 महीने के अगर बाद निकलते हैं तो उनकी उम्र ज़्यादा होती है, कोई वेदना नहीं होती दांत निकलने पर। और जो धातु जो दांत है उनको बलवान मजबूत निकलते हैं। और ऐसे बच्चे जिनमें जो दांत है वो 4 से 8 महीने के बीच में निकलते हैं, उनकी उम्र भी छोटी होती है, दांत निकलने में वेदना होती है, और जो दांत है वो पूरी तरीके से मजबूत भी नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो काश्यप थे, काश्यप ने क्या बताया, जो जनरली जो दांत है वो 4 से 8 महीने के बीच में ही निकलती है। और अष्टांग संग्रह ने पूरा जो पॉइंट है, ये पूरा टेबल यहाँ पर इन्होंने ही बताया था। फिर हम एक आगे देखते हैं दांत को, दूध के दांत गिरने का काल, यानी दूध के दांत के गिरने का काल क्या बताया गया है। देखो, यानी कि आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे उनमें पहले दो प्रकार के टीथ होते हैं, एक प्राइमरी टीथ, एक सेकेंडरी टीथ। यानी एक टेम्परेरी जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी को, और सेकेंडरी को परमानेंट बोलते हैं। यानी कि जब पहले दूध के जो दांत गिरते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। तो वो बोल रहा है, ये बता रहा है इसमें कि समय कितना लगता है, यानी कब गिरते हैं वो दूध के दांत, कब आते हैं वो परमानेंट टीथ। देखो, जिस मास में जो दांत उत्पन्न होते हैं वह उसी मास में गिरते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे में 6 महीने में अगर वो दांत उत्पन्न या निकलेंगे तो 6 वर्ष में ही वो दांत गिर जाएगा। ठीक है, जैसे इंसीजर मान लो कि अगर इंसीजर मान लो कि 6 महीने में उत्पन्न हो गया तो 6 वर्ष में क्या रहे, इंसीजर गिर जाएगा। ऐसी कैनाइन है, ऐसी प्रीमोलर, ऐसी मोलर, मतलब जिस भी महीने में जो दांत निकल रहा है उसी 11 वर्ष में, उसके उसी वर्ष में वो दांत गिर जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अच्छे दांतों के लक्षण। अच्छे दांतों के लक्षण क्या बताए गए हैं? जो अच्छे दांत है वो बड़े बड़े होने चाहिए, स्निग्ध होने चाहिए, श्वेत व्हाइट होने चाहिए, घन होने चाहिए, आपस में कह रहा है कोई गैप नहीं होना चाहिए, और मजबूत होने चाहिए, और हिलने नहीं चाहिए। तो ये सारे लक्षण हो गए अच्छे दांत के लक्षण के। फिर हम बात करते हैं दंत विषय अरिष्ट, मतलब कह रहे हैं अरिष्ट लक्षण के, यानी दांत के अरिष्ट लक्षण के। मतलब अगर किसी रोगी के जो दांत है उन पे जो मल लिपटा हुआ हो, बहुत ज़्यादा अधिक वाइटिस हो गया हो, इतना वाइटिस हो गया हो कि वो दांत में से अंदर आर पार भी देख पा रहे हो। अब बहुत ज़्यादा वाइटिस की वजह से जो दांत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता हो, और सरकरा हो, मतलब इनमें कह रहे कुछ ना कुछ लिपटा हुआ हो बालू की तरह। तो ऐसे अगर लक्षण आ रहे हैं किसी रोगी में तो आप कह सकते हैं कि वो लक्षण अरिष्ट लक्षण है, यानी मृत्यु सूचक लक्षण है। फिर हम बात करते हैं दंत रोग की। हम बात करते हैं दंत रोग की। तो आचार्य भागवत और सारंगधार ने 10 बताए हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 8 बताए हैं। कौन कौन से? दालन, कृमि दंत, दंत हर्ष, भज्जनक, दंत सरकरा, कपालिका एंड स्यादवर एंड हनुमोक्ष। इनकी याद करने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इनके कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। दालन का मतलब होता है समय से पहले दांतों का हिलना। कृमि दंत का मतलब होता है दांतों में कीड़ों का पड़ना। देखो, दालन मतलब, दालन से आप समझा दांतों का हिलना, कृमि से यानी कि दांतों में कीड़ा पड़ जाना, दंत हर्ष, हर्ष मतलब जो ठंडी और गर्म चीज़ लग रही हो। बीजानक का मतलब क्या होता है? बीजानक मतलब दांतों कुछ भाग टूटा हुआ, इस तरह से दांतों कुछ भाग है टूटा हुआ। जैसे देखते हैं ना कुछ धाग, जैसे कोई दांत है उसमें से कुछ भाग टूट जाता है। दंत सरकरा, वही दांतों पे कह रहे बालू के समान कुछ चिपका हुआ। कपालिका मतलब कह रहा है कि जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, यानी जो इनेमल होती है कपालिका में, वो डिके होने लग जाती है। फिर आते सियाव दंत। सियाव दंत में मतलब कह रहा है कि सियाव दंत हो जाना, मतलब जो दंत का जो कलर है वो अन्य वर्ण का हो जाना, काला, पीला, नीला, इस तरह का। ठीक है।
हनुमोक्ष, हनुमोक्ष में मतलब क्या है कि एक दांत के ऊपर दूसरा दांत का ना आना। देखो एक आप कंडीशन होती है आदरित, जिसको हम बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है, जो आपका मुख है ना वो टेढ़ा हो जाता है, यानी मैंडिबल और जो मैक्सिवल की जो पोजीशन होती है ना वो एक नहीं रहती, जिसकी वजह से जो दाढ़ के ऊपर दाढ़, दांत के ऊपर दांत नहीं आ पाती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अनुमोक्ष। तो ये हो गया आपके दांत के बारे में पूरा टेबल। उपधातु आप देख सकते हो, अस्थि की उपधातु दंत होती है और ये पितृज भाव होता है, हमने बताया तीनों में होता है। महाभूत आप बता ही सकते हो, जैसे अस्थि की महाभूत आप बता देना, पृथ्वी और वायु। अब हम देख लेंगे लास्ट जो कि हमारे पास नख है, नख यानी नेल्स। तो अच्छे नख किसको बताए गए, जो स्थिर हो, गोलाकार हो, चिकने हो, ताम्र वर्ण के हो यानी रक्त वर्ण के हो, ऊंचे उठे हुए कछुओं की खोपड़ी की तरह, जैसे कछुए की खोपड़ी ऐसे उठी हुई होती है ना, ऐसे उठी हुई, तो उसी तरह से कह रहा है कि जो हमारे नखून है वो भी ऐसे उठे हुए होने चाहिए। ठीक है, फिर अरिष्ट लक्षण क्या बताया, जो रोगी के नख है, रोगी के जो नख है उसका मांस रक्त शून्य हो जाए। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ऐसे जैसे नख है, तो इस रोगी का जो नख है उसके नख के नीचे मांस और रक्त होगा, इसके नीचे भाई इस नख के नीचे मांस और रक्त होगा ना, इसके नीचे मांस और रक्त होगा, वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, मतलब बिल्कुल कम हो जाए, सफ़ेद पड़ जाए। ठीक है, और जो उसका नख है वो कैसा हो जाए, जामुन वर्ण का हो जाए, जैसे हमारा रक्त वर्ण का है ना, तो वो जामुन वर्ण का हो जाए, तो हम समझ लेते हैं रोगी के प्राण जाने वाले हैं। ये इसके अरिष्ट लक्षण है। यानी कि आप दांतों में भी अरिष्ट लक्षण देख सकते हो, आप केस में अरिष्ट लक्षण देख सकते हो, नख में अरिष्ट लक्षण देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है नखगत रोग। नखगत दो प्रकार के रोग होते हैं, चिप और कुनक। चिप और कुनक इनको अब डिटेल में देखेंगे नीचे, बस अभी देख लेना चिप और कुनक। चलो अभी देख लेते हैं चिप क्या होता है। देखो जब पित्त और वात, देखो जब पित्त और वात नख में आश्रय लेते हैं, देखो जहाँ जैसे पित्त और वात यानी नख में आश्रय लेके, यानी जो नख में पित्त और वात आश्रय लेते हैं और में पीड़ा और जलन उत्पन्न करते हैं, उसी को हम चिप बोलते हैं। यानी कि जब पित्त और वात इस नख में आश्रय ले लेंगे और इसमें पीड़ा जलन उत्पन्न करते हैं, उसको हम बोलते हैं चिप। फिर हम बात है कुनक है कुलीन, चोट लगने से नख रुक्ष काला तथा कठिन हो जाता है, उसे कुनक कहते हैं। आपने देखा होगा ना कभी कभी, जैसे आपकी उंगली भिंच जाती है, तो यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ से भिंच गई या चोट लग गई तो काला काला सा हो जाता है। ठीक है, उसी को हमको बोलते हैं कुनक या कुलीन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं नेल्स की एबनॉर्मलिटीज़ अकॉर्डिंग टू हमारे मॉडर्न में, जैसे कुछ हमें आगे पढ़नी है। जैसे पहली है क्लविंग। क्लविंग में क्या होता है, जो नेल्स डिस्टॉर्ट एंगल ऑफ नेल्स है, यानी जो नेल्स है उस जैसे नेल्स है ना, ये इसका बहुत चौड़ा हो जाएगा, यानी ये वाला जो पार्ट है ये वो चौड़ा हो जाएगा, इसको हम क्लविंग बोल देते हैं। इसका कारण क्या बताया है, रिस्पायरेटरी डिजीज बताया है। रिस्पायरेटरी डिजीज यानी कि किस कंडीशन में, हाइपॉक्सी वाली कंडीशन में, जब कह रहा है कि हमारे बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जो हमारा ये नेल्स है वो कह रहा है डिस्टॉर्टेड हो जाता है। फिर दूसरा है कोलेंचाई। कोलेंचाई में क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन में होता है, आयरन डिफिशियंसी में, यानी कि जो आपकी स्पून होती है ना, स्पून चम्मच होती है, चम्मच की तरह आपका नाखून हो जाता है, जैसे उठा हुआ कुछ इस तरह से, कुछ उस तरह से, ऐसे ये जो नाखून है ना ऐसे उठा हुआ हो जाएगा, स्पून शेप्ड हो जाएगा, यानी कि इतना डिप्रेशन बन जाएगा कि इस वाले नाखून पे एक पानी की ड्रॉप भी कह रहा है कि आप होल्ड कर सकते हो। देखो इनके डायग्राम अगर आप गूगल से देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर है ऑनकोग्राफोसिस। ऑनकोग्राफोसिस में क्या है, ट्रॉमा की वजह से, एजिंग की वजह से होता है। ये पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है। आपने देखा होगा कभी कभी किसी के ऐसे होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा पड़ जाता है। ये क्या पड़ जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा, यानी कैसा हो जाता है, सफ़ेद सफ़ेद सा ऐसे पड़ जाता है ना, ऐसे काटता रहता है, सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑनकोग्राफोसिस। फिर हम बोलते हैं ऑनलोकाइलोसिस। इसमें ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है, जो नील सेपरेट हो जाता है अपने नील बेड से। ये हमारा हो गया केस, दंत और नख। थैंक यू गाइस। कुछ पॉइंट नोटवर्दी पॉइंट है, जैसे केस और दंत एक उपधातु है। अब केस किसकी उपधातु है, केस आपकी मज्जा की उपधातु, और जो दंत है वो आपकी अस्थि की उपधातु है। ठीक है, और नख एक मल है। केस और दंत उपधातु है, नख मल है। केस, दंत और नख क्या है, पितरज भाव है, तीनों ही पितरज भाव है, पिता से मिलने वाले हैं। महाभूत, जैसे कि दंत में कौन सी उपधातु होती है, अस्थि धातु उपधातु है, तो अस्थि धातु के ही महाभूत हो जाएंगे दंत में। और केस जैसे मज्जा की उपधातु है, तो मज्जा में कह रहा है कि मज्जा में केस के महाभूत हो जाएगा जल। अब नख कह रहा है किसका मल है, अस्थि का मल है, तो इसमें भी कह रहा है कि अस्थि का ही महाभूत हो जाएगा, जैसे कि पृथ्वी और वायु। तो इस तरह से आप ये चीज़ ध्यान रखना है आपको।